तो स्टूडेंट्स आज के नेक्स्ट यूनिट के नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सिंगल फेज पैरेलल एंड सीरीज पैरेलल। तो जहाँ पे पहला टॉपिक हम लोग का कंडक्टेंस। ठीक, कंडक्टेंस आप लोग सुने ही होंगे। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज अ कंडक्टेंस। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल G एंड मेजर्ड इन O इनवर्स R मो। यहाँ G इक्वल टू क्या होता है 1/। कंडक्टेंस के साथ साथ कुछ और टर्म्स हैं जो आप पहली बार सुनेंगे, जैसे है ससेप्टेंस। तो ससेप्टेंस क्या होता है इसको समझेंगे हम लोग। ससेप्टेंस होता है द रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस। समझ में आ रहा है? रिएक्टेंस मतलब जो आपको सीरीज सर्किट में बताया गया था, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो रिएक्टेंस टर्म किससे डिनोट करते हैं हम लोग? एक्स से। ठीक, द रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस इज नोन एज ससेप्टेंस। It is denoted by capital B and measured in mho R inverse, जहाँ B इक्वल टू क्या होता है 1/x। अगर हम BL की लिए लिखें, मतलब BL की बात करें मतलब इंडक्टिव ससेप्टेंस, तो इंडक्टिव ससेप्टेंस क्या हो जाएगा 1/XL। और BC की बात करें, जहाँ BC किसको क्या कहेंगे? कैपेसिटिव ससेप्टेंस, जिसको वैल्यू मिल जाएगी 1/XL। यहाँ साइड में बताया गया है where BL is इंडक्टिव ससेप्टेंस और XL को क्या कहते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसी तरीके से where BC is कैपेसिटिव ससेप्टेंस और XC को क्या कहते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। नेक्स्ट टर्म है हमारा एडमिटेंस। तो एडमिटेंस क्या होता है? द रेसिप्रोकल ऑफ इंपीडेंस इज नोन एज एडमिटेंस। द रेसिप्रोकल ऑफ इंपीडेंस इज नोन एज एडमिटेंस। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Y एंड मेजर्ड इन महो R इनवर्स ऐसा। क्लियर है? तो कहने की मतलब ये जो तीनों टर्म है, कंडक्टेंस, ससेप्टेंस और एडमिटेंस, ये तीनों ही रेसिप्रोकल है किसी एक टर्म का। तो जैसे कंडक्टेंस रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस का, ससेप्टेंस रेसिप्रोकल है रिएक्टेंस का, और आपका जो एडमिटेंस है वो रेसिप्रोकल है इंपीडेंस का। ठीक, तो जहाँ y इक्वल टू क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखना छूट गया है, यहाँ पे लिखेंगे क्या? y इक्वल टू 1/z। तो ना कि y इक्वल टू 1/z। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से है। इसमें बस यही मेन 3 टर्म है, समझ में आ रहा है? इस चैप्टर में बहुत कुछ ज्यादा नहीं है, यही 3 टर्म है आपके, कंडक्टेंस, ससेप्टेंस और रिएक्टेंस, वो एडमिटेंस। तो ये 3 नए टर्म है, इसके बारे में जानने हैं। और साथ ही साथ अगर आपका एक पैरेलल सर्किट और सीरीज पैरेलल सर्किट है तो उसका बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे हम करेंगे सॉल्व, उसको देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है? अ सीरीज सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस 2 ओम एंड इंडक्टेंस 0.03। समझ में आ रहा है? एक सीरीज सर्किट है जिसका रेजिस्टेंस 2 ओम और इंडक्टेंस 0.03 है, कनेक्टेड फ्रॉम 100 वोल्ट 50%, कनेक्टेड फ्रॉम 100 वोल्ट 50%। नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट। Calculate the value of current from the supply voltage and also calculate the value of current from the supply voltage and also calculate the value of resistance and inductance when connected in parallel from the same supply for the same इक्वेशन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन जो दिया हुआ कह रहा है एक सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस 2 है, इंडक्टेंस 0.3 हेनरी है और वो कनेक्ट है 100 में 50 हर्ट्ज। तो हमने अपना क्या कर दिया?
एक आपका रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस कनेक्ट कर दिया 100 वोल्ट पीरियड सप्लाई। ठीक, इस फिगर में सर्किट डायग्राम जो बना हुआ है, यहाँ R की वैल्यू हमने नोट कर लिया 2 ओम है, L की वैल्यू नोट कर लिया, इंडक्टेंस मतलब L की वैल्यू नोट कर लिया 0.03 हेनरी, और नेक्स्ट जो सप्लाई वोल्टेज इसकी वैल्यू नोट कर लिया 100 वोल्ट, और सप्लाई फ्रीक्वेंसी का वैल्यू नोट कर लिया 50। ठीक, अब कह रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट फ्रॉम द सप्लाई, मतलब इस सप्लाई वोल्टेज से कितना करंट फ्लो हो रहा है इस गिवन सर्किट के लिए उसको निकालना। ठीक, ये काम कर लेंगे हम, आपको पता है कैसे निकलेगा। पहले इस आर के कॉम्बिनेशन का हम क्या कर लेंगे, टोटल इंपीडेंस निकाल लेंगे। इस आर कॉम्बिनेशन का टोटल इंपीडेंस निकालेंगे, तो टोटल इंपीडेंस निकालने का फार्मूला आपको पता ही है कि Z √R² प्लस XL, इससे निकालेंगे। और आपका फिर हमने आपको बार बार बता रहे हैं कि वोल्टेज ट्रायंगल में हम सप्लाई वोल्टेज निकालते हैं तो लास्ट स्टेप को जब फॉलो करते हुए आते हैं तो हमारा क्या आता है, V = I, यानी कि I हमको कैलकुलेट करना है तो I = V/Z हो जाएगा। ये सारी चीजें हैं। तो देखिए आगे, अब हमको करना क्या है, ये कर लेना है, एंड आल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, इस ये जो सेकंड वाला पॉइंट है इसको आगे बात करेंगे, पहले यहाँ तक। ठीक, तो आपको हमेशा बताते हैं हम कि जो इंडक्टेंस L होता है तो उसको L के फॉर्म में ना यूज करके जब सर्किट को सॉल्व करना होता है तो हम लोग एक्सेल के फॉर्म में कन्वर्ट करके करते हैं, क्योंकि जो एक्सेल होता है, जो एक्सेल को क्या कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, किसके सिमिलर होता है, रेजिस्टेंस के सिमिलर। जब रेजिस्टेंस के सिमिलर टर्म इसको बना देते हैं, मतलब चेंज कर देते हैं, तो ही हम उसको यूज करते हैं। ठीक, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल = ओमेगा इनटू है, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2πf, ओमेगा की वैल्यू है 2πf इनटू L की वैल्यू है 0.03, पुट कर दिया, कैलकुलेट कर लिया, एक्सेल आ गया कितना 9.42, 9.42। तो देखिए यहाँ पे यूज किया गया है V = I, तो I निकालना हमको V/Z कर लिया। अब देखिए हमारे पास दो तरीका है, एक नॉर्मल मेथड है और एक कॉम्प्लेक्स मेथड है। तो यहाँ पे इसमें नॉर्मल मेथड से करेंगे तो Z सीधे यूज करेंगे क्या, Z √R² प्लस XL। समझ में आ रहा है बात, Z की वैल्यू सीरीज RL सर्किट में आपको बताएगा ये इम्पीडेंस की वैल्यू कि Z √R² प्लस XL। लेकिन यहाँ हम इसको अगर कॉम्प्लेक्स मेथड से करें तो सीरीज RL सर्किट के लिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम इम्पीडेंस क्या लिखते हैं, R + jXL। क्या लिखते हैं, R + jXL। तो R + jXL की फॉर्म में यहाँ पर कॉम्प्लेक्स मेथड से सॉल्व किया गया है। कॉम्प्लेक्स मेथड से सॉल्व करना हमने बताया था। R की वैल्यू 2 दिया हुआ है, XL निकाल लिया 9.2, तो Z = कितना हो जाएगा 2 + j 9.2। जो Z आ रहा है आपका वो क्या हो जाएगा 9.62 एंगल 67, 9.62 एंगल 78.01। ठीक, अब आपका जब हम वैल्यू पुट करेंगे V का और Z का, तो Z में हम इस एंगल को नहीं पुट करेंगे, Z का मैग्नीट्यूड पुट करेंगे। Z का मैग्नीट्यूड कितना है 9.6, क्लियर है, Z का मैग्नीट्यूड कितना है 9.6, तो 100 डिवाइडेड बाय 9.62, क्लियर है, 100 डिवाइडेड बाय 9.62, 100 डिवाइडेड बाय 9.62 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 3.9, 10 डिवाइडेड बाय 3.9। अब इसके बाद हम Z की वैल्यू निकालेंगे, तो Z = क्या हो जाएगा 2 प्लस ये आपका दिया था। ठीक, तो हमने इतना काम कर लिया, सप्लाई करंट निकालने कहाँ तक, ये आपका जो था कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट फ्रॉम द सप्लाई वोल्टेज। वैल्यू ऑफ करंट हमने निकाल लिया, कितना मिल गया हमको, वैल्यू ऑफ करंट 10.39। अभी अगली लाइन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन की अगली लाइन क्या है, जो सेकंड पॉइंट था आपका, आल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस।
फिर से हमको किसकी वैल्यू बतानी है, रेजिस्टेंस की एंड इंडक्टेंस, और साथ ही साथ इंडक्टेंस की व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, जब वो आपस में पैरेलली कनेक्ट, ठीक, फ्रॉम द सेम सप्लाई, पैरेलल फ्रॉम द सेम सप्लाई फॉर द सेम, मतलब उतने ही वोल्ट से और उतने ही करंट के लिए, उतने ही वोल्ट से मतलब 150 हर्ट्ज के वोल्ट से, और उतने ही करंट मतलब 10.39 एम्पीयर, 10.39 एम्पीयर करंट के लिए। कहने का मतलब जब हम रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस की वो वैल्यू बतानी है जब वो पैरेलली कनेक्ट हो, मतलब जब आर और एल पैरेलली कनेक्ट हो तो इसकी वैल्यू बतानी है, और साथ ही साथ ये कंडीशन दिया है वो तब बताना है जब जो सप्लाई वोल्टेज वही हो 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज और सप्लाई करंट भी वही हो 10.3। क्लियर है? आगे बढ़े। अब हमको करना क्या है, for the same supply voltage and supply current, ठीक, जो इम्पीडेंस जेड होगा अगर हमारा सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई करंट जो होगा वो अगर सेम होगा तो इम्पीडेंस की वैल्यू भी सेम आएगी। समझ में आ रहा है क्या? अगर हमारा सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई करंट सेम होगा तो यहाँ भी इक्वल टू आई जेड होता है, तो वोल्टेज करंट सेम रखेंगे तो जेड की वैल्यू भी सेम आएगी, तो जब जेड की वैल्यू सेम आएगी तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमने क्या लिखा था, 2 प्लस, देखिए क्या लिखा था कॉम्प्लेक्स में, 2 प्लस जे 9.42, ठीक। अब यहाँ पे इसीलिए बताया जाए जो इम्पीडेंस जेड होगा उस सर्किट का वो कितने के बराबर होगा, 2 प्लस जे 9.42 फॉर द सेम सप्लाई, मतलब उस कंडीशन में जो इम्पीडेंस जेड की वैल्यू होगी, जो कौन सी कंडीशन, जो सप्लाई वोल्टेज सप्लाई कंडीशन, उस कंडीशन में जो जेड की वैल्यू होगी कितनी होगी, वही होगी 2 प्लस जे 9.42। अब हमको पता है क्या कि जो एडमिटेंस होता है सर्किट का, एडमिटेंस जिसको हम कैपिटल वाई से डिनोट करते हैं, वो कितने के बराबर होता है, वो किसको क्या डिफाइन किया गया था, द रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस इज नोन एज इम्पीडेंस, तो वो कितने के बराबर हो जाएगा, y 1/z हो जाएगा, y 1/z हो जाएगा। तो हमको z की वैल्यू कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पता है क्या है, 2 प्लस जे 9.4, ठीक। तो ये जो 2 प्लस जे 9.42 इसका पोलर फॉर्म हमने ऊपर निकाल रखा था, कितना था इसका पोलर फॉर्म, 9.62 एंगल 78.01, तो इसी को हमने इसको पोलर फॉर्म में रख दिया है। तो अब हमारा y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 एंगल 0, ठीक, 1 के साथ एंगल 0 क्योंकि उसको हम एक डिफरेंस लेकर के बात करेंगे, तो डिफरेंस लेके बात करेंगे तो डिफरेंस का एंगल हमेशा 0 होकर चलता है, ठीक। 1 एंगल 0 डिवाइडेड बाय 9.62 डिवाइडेड 1 एंगल 0 डिवाइडेड बाय 9.62 एंगल में 78.0। तो अब हमने आपको कहा था अगर दो क्वांटिटियों को डिवाइड करना हो तो उसको पोलर फॉर्म में लिखते हैं, पहला तो ये कांसेप्ट दिया था, दूसरा कांसेप्ट ये दिया था कि हमेशा जब पोलर फॉर्म में डिवीजन करते हैं तो मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड भी डिवाइड होता है, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 9.62 होंगे, ठीक। और जो एंगल रहता है वो ऊपर वाले में से जो न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर वाला एंगल क्या होगा, तो क्या आ जाएगा हमारा, देखिए तो हमारा क्या आ जाएगा, डिवाइड करने के बाद 1/9.62 को डिवाइड करने के बाद आ गया हमारा 0.103 और एंगल में क्या जाएगा -78.01, ठीक। अब हम बात करेंगे आगे, बात बढ़ाया जाए y इक्वल टू, जब हम इसको इस पोलर फॉर्म को रेक्टेंगुलर फॉर्म में चेंज करेंगे तो यहाँ पे देखिए पोलर फॉर्म में जो वैल्यू है, जो फेज ऑफ इसमें है नेगेटिव है, हमने आपको एक कंसेप्ट दिया था कि अगर फेज पॉजिटिव होगा तो जो इमेजिनरी टर्म होगा वो भी पॉजिटिव होगा जब रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखेंगे, अगर फेज नेगेटिव होगा तो जो इमेजिनरी टर्म होगा वो भी नेगेटिव होगा जब हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक। अब हम बात करेंगे क्या, ये हमारा हो गया डिवाइड करने के बाद, और जो डिवाइड करने के बाद हम कैलकुलेटर की हेल्प से इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में ये वैल्यू क्या आ रहा है, y इक्वल टू कितना आ रहा है 0.021 माइनस j 0.1007, इसका यूनिट हमने क्या बताया था, ओम इनवर्स, ठीक। या देखिए ये जो बगल में पीएफ लिखा और बगल में जो आरएफ लिखा है, पीएफ मतलब पोलर फॉर्म, आरएफ मतलब रेक्टेंगुलर, ठीक। तो यहाँ पे देखें मतलब ये पोलर फॉर्म में डाटा है एडमिटेंस का और ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में डाटा है एडमिटेंस का। आगे देखें क्या लिखा था, रियल टर्म ऑफ एडमिटेंस इज नोन एज कंडक्टेंस,
जो हमारा रियल टर्म होता है एडमिटेंस का, रियल टर्म कौन सा, ये 0.021। हमेशा जब अगर इम्पीडेंस सॉरी हमेशा जब एडमिटेंस किसमें हो, कॉम्प्लेक्स फॉर्म के रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो, हमेशा फिर से सुनेंगे ध्यान से चीजों को, क्या बताया जा रहा है, हमेशा अगर दिया हुआ एडमिटेंस कॉम्प्लेक्स फॉर्म के रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगा, तो जो रियल टर्म होगा उस एडमिटेंस का वो क्या कहलाएगा, सर्किट का कंडक्टेंस। समझ में आ रहा है क्या, यही चीज यहाँ पे लिखा गया था, रियल टर्म ऑफ एडमिटेंस इज नोन एज कंडक्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट। ठीक, ये वैल्यू कितना हो जाएगा कंडक्टेंस की, 0.001। अब अगला आप देखेंगे, द इमेजिनरी टर्म ऑफ एडमिटेंस इज नोन एज ससेप्टेंस। जो इमेजिनरी टर्म है जो प्लस जे या माइनस जे के साथ है, जो प्लस जे या माइनस जे के साथ है, वो सर्किट वो क्या होगा, इमेजिनरी टर्म सर्किट का क्या कहलाएगा, ससेप्टेंस। मतलब एडमिटेंस के कॉम्प्लेक्स फॉर्म के रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो इमेजिनरी टर्म होगा वो उस सर्किट का ससेप्टेंस कहलाएगा। हमने आपको बताया था ससेप्टेंस दो होता है, एक इंडक्टिव ससेप्टेंस जिसको बीएल कहते हैं, कैपेसिटिव ससेप्टेंस जिसको बीसी कहते हैं। तो अगर हमारा जे टर्म जो है, जो हमारा इमेजिनरी टर्म है, जो इमेजिनरी टर्म है जे टर्म कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अगर वो पॉजिटिव होगा तो वो क्या कहलाएगा, कैपेसिटिव ससेप्टेंस। समझ आ रहा है बात, अगर हमारा जो इमेजिनरी टर्म है जे टर्म है तो वो पॉजिटिव होगा तो क्या कहलाएगा, कैपेसिटिव ससेप्टेंस। अगर वो नेगेटिव होगा तो क्या कहलाएगा, इंडक्टिव ससेप्टेंस। समझ आ रहा है, तो क्या कहलाएगा, इंडक्टिव ससेप्टेंस। आगे बढ़ा जाए तो BL इक्वल टू, यहाँ पे हमारा किसमें है, नेगेटिव है, यानी कि ये टर्म है इंडक्टिव ससेप्टेंस। इंडक्टिव ससेप्टेंस को किससे लिखेंगे, BL से, तो BL इक्वल टू 0.1 ओम। नेक्स्ट, resistance of the parallel combination as per the condition, resistance of the parallel combination as per condition, मतलब जब ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड तो उस टाइम इस R की वैल्यू क्या है, तो उस टाइम R की वैल्यू क्या होगी, आपको बताया गया था कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस। तो R इक्वल टू 1/G कर लेंगे, तो 1/G करेंगे जब G की वैल्यू कितनी मिली थी, ये 0.021। ठीक, तो जब 1/G करेंगे तो कैलकुलेट होकर के हमारा जो आ रहा है वो कितना है, 47.61। क्लियर है। इसी तरीके से अब हमको BL मिला है तो हमको L चाहिए, तो L से निकालने से पहले हमने बताया था L को जब यूज करते हैं तो एक्सेल में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन अगर हम L को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो पहले उससे पहले हम एक्सेल को कैलकुलेट करेंगे। जब एक्सेल को कैलकुलेट करेंगे तो देखिए हमको इंडक्टिव रिएक्टेंस मिल गया है, ससेप्टेंस मिल गया है, तो हम कैलकुलेट क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा, इंडक्टिव ससेप्टेंस का रेसिप्रोकल होगा। तो जब रेसिप्रोकल होगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन एज पर कंडीशन XL इक्वल टू 1/BL हो जाएगा, क्योंकि BL इक्वल टू 1/XL, तो XL इक्वल टू 1/BL। तो BL की वैल्यू हमको पता है कितने, 0.1, तो पुट करेंगे तो XL इक्वल टू कितना है, 10। ठीक, अब हमको L XL नहीं चाहिए, L चाहिए, तो XL बराबर होता है ओमेगा इनटू L, तो L बराबर XL बाय ओमेगा। XL की वैल्यू हमको पता है कितना है, 10 है, ओमेगा की वैल्यू में 2 पाई या 50 रख देंगे और पाई की वैल्यू 1 को रख देंगे, पुट कर देंगे तो कैलकुलेट करके आ जाता है हमारा कितना, 0.031 हेनरी। अब देखिए आगे क्या बताया गया है, ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे ये बताया गया है जो हम लोग ये मतलब नॉर्मल मेथड से सॉल्व करते हुए, कॉम्प्लेक्स मेथड का यूज करते हुए जो नॉर्मली इसको सॉल्व किए हैं,
अगर हमको सेम क्वेश्चन इसी तरीके से दिया हो तो अगर हम क्या करते हैं, एक सीरीज आरएल सर्किट को सेम सप्लाई वोल्टेज और सेम सप्लाई करंट के लिए पैरेलली कनेक्ट करते हैं। समझ में आ रहा है बात कि एक सीरीज आरएल सर्किट को फॉर द सेम सप्लाई वोल्टेज एंड सेम सप्लाई करंट चेंज इनटू अ पैरेलली कनेक्टेड आरएल सर्किट। मतलब हम इसी सीरीज आरएल सर्किट को इसी वोल्टेज और इसी करंट के लिए हम इसको चेंज करते हैं एक पैरेलली कनेक्टेड आर और एल के सर्किट में। तो वहां पे आर की वैल्यू क्या होगी और एल की वैल्यू क्या होगी उसको समझेंगे। ठीक, तो वहां के पे आर की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए एक हम ये फार्मूला आपको बताएंगे, मतलब आएगा कैलकुलेट करके, जहाँ पे जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कंडक्टेंस जी जो हमने यहाँ पे निकाला है, देखिए यहाँ पे जो जी निकाला इस ट्रेडिशनल मैट्रिक्स से, ये जो आया है ये सिंपली अगर हम इस फार्मूले में भी पुट करते तो आ जाता है, जी इज इक्वल टू आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्सएल। तो आप डायरेक्ट फार्मूले से करेंगे कि इस तरीके से प्रोसेस से करेंगे, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको फार्मूला समझ में आ रहा है, ध्यान में है, तो आप डायरेक्ट फार्मूले से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फार्मूला नहीं ध्यान में आ रहा है और नहीं समझ में आ रहा है, तो आप जब नॉर्मल ट्रेडिशनल मैथड से करेंगे तब भी आपका वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो फार्मूले को देखें। पहले हमने क्या किया था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले सर्किट का एडमिटेंस निकाला। सर्किट के एडमिटेंस के जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में इसको हमने जी कहा है और इसको क्या कहा, बी कहा। जी मतलब कंडक्टेंस, बी मतलब ससेप्टेंस। ये जो जी आया है हम डायरेक्टली इस फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते थे, जी इक्वल टू आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर कितना दिया हुआ था सर्किट का, देखें आर दिया हुआ था सर्किट के अंदर 2, एक्सेल कितना दिया था, एक्सेल कितना कैलकुलेट किया था हम लोग 9.42। तो अगर इसका यूज आप चेक करना चाहें तो यहाँ चेक करके देख लें, उतना ही आएगा जो जी यहाँ पे आया है, कितना 0.021। ठीक, इतना ही आएगा। तो यहाँ पे अगर हम 2 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 9.42 का स्क्वायर करेंगे तो जी उतना ही आएगा। ठीक, फिर बात करेंगे जो इंडक्टिव ससेप्टेंस हमने यहाँ पे निकाला है, कितना निकाला है इंडक्टिव ससेप्टेंस 0.1। इसकी वैल्यू भी ये जो प्रोसेस हमने निकाला है डायरेक्टली हम इस तरीके से यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं, जहाँ पे PL इक्वल टू इंडक्टिव ससेप्टेंस क्या होता है, एक्सएल अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सएल। ठीक, ये होता है। तो यहाँ पे एक्सएल की वैल्यू हमको कितना रखना है, एक्सएल की वैल्यू 0 पॉइंट कितना लाए थे हम लोग, एक्सएल 9.42 लाए थे ना, 9.42 लाए थे। तो एक्सएल की वैल्यू कितना रखेंगे, 9.42 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर प्लस 9.42 का स्क्वायर। तो जब इसको पुट करेंगे तो बीएल हमारा इतना ही आए, जो यहाँ पे कितना आया 0.1 ओम इनवर्स है। ठीक, ये आ गया। अब हमको सर्किट का रेजिस्टेंस पूछा था, तो ये जब जी और बी मिल जाएगा तो उसके आगे का ये स्टेप कर लेंगे, आर इक्वल टू 1 अपॉन जी कर लेंगे, और एल निकालने से पहले एक्सएल निकालेंगे तो एक्सएल इक्वल टू 1 अपॉन बीएल कर लेंगे, और करने के बाद एल निकाल लेंगे। ये सिंपली हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो ये देखें कंडक्टेंस, एक तो हमने बताया था शुरुआत में डिफिनीशन से कि 1 अपॉन आर, और बीएल बताया था पर डिफिनीशन से 1 अपॉन एक्सएल। तो ये किसके लिए है, ये दोनों जब सर्किट प्योरली होगा तब, मतलब उसमें ये कंडक्टेंस G इक्वल टू 1 बाई आर तब बोलेंगे जब सर्किट क्या होगा, प्योरली रेजिस्टिव होगा। ससेप्टेंस BL इक्वल टू 1 अपॉन एक्सएल तब बोलेंगे जब सर्किट कैसा होगा, प्योरली इंडक्टिव होगा। इसी तरीके से ससेप्टेंस BC इक्वल टू 1 अपॉन एक्सएल तब बोलेंगे जब सर्किट आपका प्योरली कैपेसिटिव होगा। अब कॉम्बिनेशन में होगा तो कॉम्बिनेशन में या तो RL होगा या तो RC होगा। तो RL के केस में आपका क्या हो जाएगा, G इक्वल टू R स्क्वायर प्लस एक्सएल, और RC होगा तो G की वैल्यू क्या हो जाएगी, R अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्सएल। इसी तरीके से अगर RL सर्किट था तो BL की वैल्यू क्या हो गई, एक्सएल अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्सएल। फिर अगर यही RC सर्किट होता तो BC की वैल्यू क्या हो जाती, BC अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स। समझ में आ रहा है, BC की वैल्यू क्या हो जाती है, XC अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स। क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको।